हिंदी साहित्यिक कहानियों के संकलन से आज सुनिए राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानियों की श्रृंखला में उनकी लिखी हुई कहानी अमूर्त कुछ। तो शुरू करते हैं कहानी अमूर्त कुछ। कप्पी का एक्सीडेंट हो गया है, बचने की आशा नहीं। ये समाचार मुझे ऑफिस में ही मिला। ऑफिस छोड़ने की अनुमति के लिए मैंने बॉस को फ़ोन करना चाहा। नंबर 2-3 बार डायल करने पर जुड़ पाया। समाचार का आवेग उंगलियों तक चला आया था। बॉस कुर्सी पर नहीं थे। बदहवास सा मैं नीचे दौड़ा, सीधे सुपरवाइज़र की टेबल पर गया। अभी ऑफिस छोड़ना चाहता हूँ, ग्रोवर साहब पूछें तो बता दीजिएगा, अस्पताल गया हूँ। सुपरवाइज़र ने अधिक ध्यान दिए बिना कहा, इमरजेंसी के दिनों में ऐसे ऑफिस छोड़ने पर आधी सीएल लेनी पड़ेगी और आपके पास सीएल बची ही कहाँ है। आप थोड़े से उदार और मानवीय होकर सोचिए, मेरा दोस्त मृत्युशैया पर है। बदरंग प्लास्टिक के पुराने चश्मे के शीशे के पीछे मानवीय होने से अधिक महत्वपूर्ण ग्रोवर साहब को जवाबदेही का आक्रांत भय। मैं हवा में उठते उसके हाथों की मुखर मुद्राओं और संभावित शब्दों को वहीं छोड़ भाग निकला। मेरे घर पहुंचने से पहले कप्पी मर चुका था। उसकी पुतलियां कोटरों से बाहर आ गई थीं और वो मांस के लोथड़े सा खून के दरिया में पिघल रहा था। घर में घुसते ही पता लग गया था कि खबर पहुंच चुकी है। किसके द्वारा पूछने का साहस न था। एक डरावनी सी मुर्दनी चारों ओर सांस ले रही थी। माँ नहीं थी, शायद कप्पी के घर गई होंगी। सुम्मी रसोई में चुपचाप बैठी थी। मेरे आने पर न बाहर आई न कुछ बोली। मैं अलमारी से पैसे निकालकर उल्टे पांव चलता बना। लगभग 1.5 साल पहले कप्पी मुझे एक दिन अचानक बड़ौदा के स्टेशन पर मिल गया था। जबलपुर में एक उम्र तक कप्पी और मैं लगभग साथ साथ बड़े हुए थे। एक साथ स्कूल जाते थे। उसकी पढ़ाई तो जल्दी ही छूट गई थी। उसके पिता को और पूंजी को क्षय खाता रहा। उसकी माँ भी जल्दी ही बूढ़ी हो गई थी। पिता का दाह कर्म उसकी माँ का मंगलसूत्र बेचकर हुआ था। पिता को फूंक कर आने के बाद जल्दी ही कप्पी की माँ की प्रश्नोन्मुख आंखें उसके अलहड़ परिपक्व पुरुषार्थ को ठकठकाने लगी थीं। बेटा, तू तो जानता है। दीनता से लथपथ ऐसी कोई बात माँ के मुंह से सुनने से पहले ही कप्पी अपनी किताबों का थैला नदी में फेंक आया था और लौटते हुए हमारे घर होता हुआ गया था। देख यार, अपन तेरे से आगे निकल गए। तब हम 8वीं में थे। इतना बड़ा तो नहीं हो गया था कि उसके कथन की किसी परत में दर्द की तलाश करने लगता, परंतु मुझे दुख जरूर था। बाजारों रास्तों को फलांगते झूमते गाते साथ स्कूल जाते थे। इस साथ के छूट जाने का दुख तो था ही। मेरी नन्ही सी चिंता ये भी थी कि जिस तेजी से कप्पी सवाल लगाता और डिक्टेशन लेता था और मैं जिस सफाई से उसकी नकल करता था, वो क्रम अब कैसे बना रहेगा। कप्पी के बिना मैं साबित कर दिया जाऊंगा। स्कूल छूट जाने पर हर समय का साथ छूट गया। मेरे पिता का तबादला फिर बड़ौदा हुआ था। यहीं आकर वे भी हृदय रोग से ग्रस्त हुए थे। कप्पी स्टेशन के एक बेंच पर बैठा बीड़ी पी रहा था। हाँ, बीड़ी। हमने एकदम एक दूसरे को पहचान लिया। वो बीड़ी फेंक कर उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक जांचा। नहीं, ऊपर से नीचे तक जांचने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी। एक निश्चित सावधानी से नीचे से ऊपर तक संयत नज़र ही मैंने उस पर दौड़ाई थी। पैर में टायर के तल्लों वाली मोटी मोटी बदरंग चप्पलें थीं और गंदे खुरदुरे पैर। पैंट की मोहरी एक बेपरवाह मजदूराना अंदाज में मोड़ रखी थी। टूटे बटनों और गंदे फटे कॉलर को भी चाहे मैंने उड़ती नज़र से ही देखा, फिर भी मैं जानता था वो मेरी इस जांच से संकुचित अवश्य होगा, और हुआ भी। उस निमिष पल का वो दृष्टि मिलन हम दोनों को अपनी अपनी तरह असह्य लगा था। एक भावयुक्त तन्मय मुद्रा में मेरे नगपति मेरे विशाल गाने वाले कप्पी की कमीज की जेब में बीड़ी का बंडल ठुसा देखकर मुझे दुख तो जरूर हुआ था, परंतु कुछ भी असंगत नहीं लगा था। जिस दिन उसने अपना बस्ता नदी में फेंका था, मुझे उसी दिन से मालूम था कि ऐसा ही कुछ किसी दिन होने वाला है। कप्पी भीड़ बनने वाला है। उसका अपना चेहरा गुम होने वाला है। अब वो हमेशा किसी वर्ग विशेष के बेजान प्रतीकों द्वारा पहचाना जाएगा। तब से हमारे आने जाने का क्रम फिर से शुरू हो गया था। बहुत जल्दी ही हमारे बीच एक गहरी आत्मीयता स्थापित हो गई थी। मेरे पिता के देहांत की बात सुनकर वो सच में बहुत दुखी हुआ। उसके अपनापे में गहरी संवेदना थी। जल्दी बोझ पड़ जाने पर कंधों की उठान किस तरह गठिया जाती है, इसे वो जानता था मुझसे भी ज़्यादा। उस दिन भी
वो उन दोनों अन्य मित्रों को लेकर 5 बजे ही आ गया था। रात की शिफ्ट में फैक्ट्री जाना था उसे। ये अलमस्त बेफिक्री, ला यार चाय पिलवा, माँ को चाय के लिए कहलवाया था तो सुम्मी आई थी। झरझरे और मैले हो गए पर्दे के पीछे ट्रे थामे बोली, भैया चाय ले लो। अंदर लिया, मेरे कहते वह अंदर आकर टेबल पर सामान रखने लगी, कप, केटली और टोस्टों से भरी प्लेट। टोस्ट देखकर मैं प्रसन्न हो गया। माँ वैसे तो बहुत उदार न थीं, सामर्थ्य भी नहीं थी बहुत, परंतु जब कभी सोच लेती कि मेरे होने से ही इस घर में कभी कभार हंसी के कहकहे सुनने को मिलते हैं तो एकाएक भावुक होती थी। इसी झोंक में अक्सर बाजार से सस्ते हो जाने वाले केले या अमरूद मंगा लेती, कभी कभी गरम गरम पकौड़ियाँ या आज की तरह तले हुए टोस्टों का ढेर भेज देती। हम सब देर शाम तक शोर करते थे। माँ दबे क्रोध से कहती थी, तेरे चेले चपाटों की चंडाल चौकड़ी हर समय जुटी रहती है, सुम्मी को पढ़ाना भी तो होता है। सारा दिन ऑफिस से थक कर आओ, बस बस जा अपना काम कर। इससे आगे का वाक्य माँ सुनना नहीं चाहती थी। अक्सर सुनना भी पड़ता था। कमाऊ पूत का अधिकार था। पिताजी जब से नहीं रहे, माँ की फटकार में अब कर्राहट नहीं रही, या मैं ही कुछ अधिक बड़ा हो गया था। सुम्मी प्लेटें कप ट्रे से निकाल कर रख चुकी तो चाय बनाने लगी। मैं तब तक अलमारी से सिगरेट, माचिस, खिड़की में रखी एस्ट्रे और ज़मीन पर पड़ा अखबार उठा ही रहा था कि देखा सुम्मी दीवार से सटी प्यालों में चाय डाल रही है और कप्पी उसे देख रहा है एकटक। सुम्मी तो बेखबर है ही, कप्पी भी आसपास की हलचल से पूरी तरह विस्मृत। मैं एकदम उसके हाथ से केतली लेकर रुखाई से बोला, जा तू अंदर जा। वो अंदर चली गई। घर में घुसता हूँ, देखता हूँ कप्पी एक खाट पर औंधा पड़ा जोर जोर से रो रहा है और सुम्मी डरी हुई एक कोने में खड़ी है। माँ कहाँ है? मैंने छूटते पूछा। सब्जी लेने गई है, सुम्मी बोली। क्या हुआ यार? मैं एक हाथ से कप्पी को संभालते हुए सुम्मी को टटोलने की कोशिश करता हूँ। वो नहीं मालूम की मुद्रा में अपने हाथ हिलाती है। माँ तो ठीक है ना? बोल, क्या हुआ है तुझे? कुछ तो बोलना। चल उठ, पानी पी। पानी पीकर कुछ स्वस्थ होते ही तड़ातड़ उठा और अपना कोट कंधे पर डालकर चलता बना। क्या हुआ था सुम्मी? मैंने कठोरता से ही पूछा। न जाने क्यों मैंने शक से शुरुआत की। मुझे नहीं मालूम। मालूम कैसे नहीं? मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। बोल, क्या हुआ था? एक विक्षिप्त आक्रामकता मेरे भीतर तपने लग गई थी। बोल बोल। मेरे हाथ उसे लगभग झकझोरने लगे थे। वो रुआंसी हो गई थी। बोली, कह तो दिया मुझे नहीं मालूम। वो थोड़ी देर पहले आया था तुम्हें पूछता हुआ और खाट पर पड़कर रोने लगा। सुम्मी मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। सुम्मी शायद जानती थी मैं कप्पी से कितना भी बंधा हूँ, सुम्मी से उसकी संलग्नता बर्दाश्त नहीं करता। अचेतन भाव से एक बचाव सा करता रहता हूँ। मैंने कहा ना मुझे उसके रोने के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो जो मालूम है वो बोल। सुबह सयानीगंज में मिला था, पूछने लगा यहाँ कैसे आई हूँ। मैंने बता दिया लाइब्रेरी से एक रेफरेंस बुक लेनी है। पूछने लगा उसके बाद कहाँ जाऊँगी। मैंने बता दिया घर। कहने लगा वो अभी 15-20 मिनट में आता है, स्कूटर से उसे घर छोड़ देगा। स्कूटर उसके पास कहाँ से आया? कह रहा था बिशन का स्कूटर उसके पास है। फिर मैं किताब लेकर बाहर आई तो सविता और उसके भाई भाभी मिल गए। वे लोग गाड़ी से इधर ही आ रहे थे। मैं उनके साथ चली आई। 1 घंटे बाद कप्पी आया तुम्हें पूछता हुआ। उसने पूछा चली क्यों आई? मैंने बता दिया। बोला वहीं 1 घंटे तक खड़ा इंतज़ार करता रहा। बस और कुछ नहीं। वो इसी तरह रुआंसा ही आया था। मैं पूछता हूँ और कुछ? मेरी आवाज़ एक उद्दंड चिल्लाहट में बदल गई थी। सुम्मी डर अवश्य गई थी, परंतु अपने कंधों को दबोचते मेरे पंजों को झटकती हुई एक हिकारत भरी निगाह से मुझे देखती वो बाहर चली गई। सकारण या अकारण इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह रख देने की सज़ा वो मुझे कई दिन तक न बोलकर देती रही थी। कप्पी पर भी मैं असाधारण खोज की गहरी निगाहें फेंकता था। कुछ भी कहीं भी दिखता नहीं था। चाबुक लगने पर छलक आए खून की तरह उसकी बेफिक्री में से झांकते दर्द के निशान तो दिख जाते थे, परंतु उन सब का संबंध उसके अपने जीवन से होता, अपनी परिस्थितियों से। मुझे लगता मैं उससे प्यार करता हूँ, पर कहीं किसी स्थल पर उससे गहरी नफरत भी करता हूँ। उसके अंदर मेरी गिद्ध दृष्टि के पैनेपन से अछूता जो संसार था, जिसे किसी अजाने अंतर्बोध से एहसास होता था,
सुम्मी की उपस्थिति कनक किरण सी स्पर्शती है। उसे न छू पाने न पहुँच पाने के कारण ही शायद मैं उससे नफरत करता था। वो नहीं आता था तो खालीपन महसूस होता था। आना उसका ही अधिक होता था, उसकी ड्यूटी की अनियमित शिफ्टों और मेरे ऑफिस के बंधे समय के कारण। वो आता था तो मेरे भीतर एक अजानी चौकन्नी सतर्कता जाग उठती थी। वो आरक्षा मुझे जिस दिन अधिक त्रास देती थी, मैं उसे उस दिन अधिक प्यार, अधिक मनुहार से चाय पिलाता, सिगरेट पिलाता, असाधारण रूप से घेर कर रखता। तू ही तो मेरा एक अकेला यार है कपिल। संभ्रांत नाम से पुकारे जाने पर हमेशा चौंकता, फिर गहरा निश्वास लेकर कहता, बड़ा भावुक हो रहा है, रहने दे ये सब नर्म बातें, क्यों गलत जगह पर छू रहा है। उसके बाद चाय उसके गले न उतरती। वन फॉर द वे कहता हुआ वो मेरी डिब्बी से आखिरी सिगरेट निकाल कर चलता बनता। जब आया था कहता था, आज रात सेकंड शो पिक्चर देखने चलेंगे। सेकंड शो पिक्चर में आने पर वो अक्सर रात को मेरे घर भी सो जाता था, पर खाना सदा वापस आने पर ही खाना चाहता था। 9:30 बजे चलने पर भी भरपेट खाकर नहीं चलता था। जहर पेट में गया कि नींद आई, लौट कर खाएंगे। माँ को माफिक नहीं आता था कि रात के 12:30-1 बजे खाना परोसें। मैं धीरे से सुम्मी को कह जाता था, हमारे कमरे में खाना ढक कर रख देना। सुम्मी ने एक बार शायद सूचना हेतु या सहज उत्सुकता से ही पूछा, क्या कप्पी के लिए भी? मुझे अकारण क्रोध आ गया था। तुझे इससे क्या करना, तू एक थाली रख देना। उस दिन के बाद से ये प्रश्न कभी सुम्मी की तरफ से नहीं आया। खाने की मात्रा जो भी रहती रही हो। कप्पी जब यहाँ सोता था तो हम लोग गद्दे जमीन पर उतार कर हाथ पैर पसार कर सोते थे, देर रात तक बातें करते। उस शनिवार की रात भी कप्पी यहाँ सोया था। रविवार होने के कारण मैं सुबह बाल कटाने चला गया था। कप्पी अभी सो रहा था। जब लौटा तो देखा कि सुम्मी नीचे गद्दे पर बैठी है और सामने तिपाई पर पैर रखे कप्पी कुर्सी पर बैठा है। चाय का कप हाथ में है। सुम्मी का सिर नीचा है और चाय का कप उसके सम्मुख रखा है, जिस पर एक गहरे रंग की पतली झिल्ली ठहर गई है। वातावरण की गंध को क्या कहकर समझने की कोशिश करूं, मेरी समझ में नहीं आया। कप्पी अपनी चाय पीने लगा। सुम्मी ने बिना कुछ बोले अपने सामने रखा कप मेरी ओर बढ़ा दिया। वो चाय मुझे किसी संदिग्ध सोच के बोझ से जूठी लगी। मैंने कप को छुए बिना कहा, जा दूसरी बनाकर ला, ये ठंडी हो गई है। अभी ठंडी नहीं हुई यार, पी ले। नहीं, तुझे तो मालूम है मुझे गर्म की आदत है। वो तो मुझे मालूम है तुझे गर्म की आदत है, वो भी बेवजह। मैंने एक पोस्टमार्टमी दृष्टि की चुभन का दबाव कप्पी पर डाल दिया था। मैं सुम्मी का अभिभावक हूँ। उस तक पहुँचने के लिए मेरे आधिपत्य के अंकुश को झेलना होगा। मुझे लांग कर कोई पुल नहीं बनाया जा सकता। कप्पी उस दृष्टि को सह गया था। उसकी निष्कंप पलकों और निष्पाप दृष्टि के ताप से मुझे एकटक देखता रहकर अपने मन को मैंने एक नए आश्वासन से चुप करा दिया था। कप्पी की माँ का ऑपरेशन हुआ था, मोतियाबिंद का। तब से वे ठीक से देख नहीं पाती थी। कप्पी के मालिक कप्पी से बहुत खुश नहीं रहते थे। असली शिकायत तो थी, इस साले के खून में मजदूरी से ज़्यादा बाबूगिरी है, लेकिन किसी न किसी अन्य कारण से यातना देते रहते थे, जैसे असमय रोककर, हल्के किस्म का कोई निजी काम बताकर या छुट्टी को आवश्यकता के केंद्र से कुछ हटकर स्वीकार करके। कप्पी समझता था, बेपरवाह रह के उनका दिया दंड उन्हें इस भाव से लौटा भी देता था, तुम्हारा दिया मुझे नहीं छूता। मालिक खिसियाहट को दबा कर रह जाते थे। ये मौन खींचतान सदा चलती रहती। कुछ दिन पहले छुट्टी के दिन गैस का सिलेंडर उठवा लाने के आग्रह को टाल जाने के कारण मालिक की खींच फिर सतह पर आ गई थी। कप्पी 3 छुट्टियां तो ले चुका था। अधिक लेता तो एवजी में मालिक जिसे रखने की धमकी देते थे वही खाना पूर्ति की स्थायी गोट बन जाता और कप्पी को शतरंज के बोर्ड से उड़ा दिया जाता। कप्पी इसी आशंका से छुट्टी न ले सका। अस्पताल से आने के बाद उसकी माँ कुछ दिन हमारे यहाँ रह जाएंगी, ऐसा हम सब ने निश्चय किया। अस्पताल में 7 दिन तक मेरी माँ यूँ भी उनके पास ही रहती थी। माँ अस्पताल में रहते रहते थक गई थी, अतः हम लोगों ने निश्चय किया था कि हम तीनों, मैं, सुम्मी, कप्पी, बारी बारी से कप्पी की माँ के पास सोएंगे। कप्पी मिल में किए गए श्रम के बाद काफ़ी थक जाता था। मैं स्वभाव से कुछ अधिक निंदालु कहा जाता था, अतः रात को वहाँ जागने का कार्यभार अधिकतर सुम्मी के सिर ही पड़ता था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती थी।
गहरी चिंता और ममता में डूबकर वो उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी। उसके सतर्क और सावधान सेवा भाव ने हम दोनों को कुछ असावधान बना दिया था। पिछले 2 रातें वो लगभग सोई न थी। दिन में कॉलेज, शाम को सिलाई की क्लास और रसोई। मेरे सामने या शायद पीछे भी वो कभी कप्पी से खुलती न थी। फिर भी उस शाम बड़ा सा मुंह फाड़कर उबासी को रोकते हुए हम लोगों से बोली, भाई आज रात 12 बजे के बाद तुम दोनों में से कोई सोना। अभी तो मैं 11-12 बजे तक यहीं बैठकर पढ़ूंगी, तब तक तुम दोनों सो लो। शायद 1 बज गया होगा जब मैं हड़बड़ा कर उठा था। रजाई से निकलने का मन नहीं था। फिर भी इस चिंता से कि सुम्मी कह चुकी है, मैं जल्दी से कंबल लपेट कर चल पड़ा। दरवाजे के पास जाकर वापस लौटना पड़ा। सुम्मी आराम कुर्सी पर सो गई थी। हाथ की किताब नीचे गिर पड़ी थी। सिरहाने की मेज पर रखा टेबल लैंप जल रहा था और कप्पी दरवाजे पर खड़ा था, निश्चल, आत्मविस्मृत, एकटक उसे देखता हुआ। बाहर अंधेरा था, भीतर प्रकाश। वो मुझे देख सकने की अवस्था में नहीं था। मैंने थोड़ा पीछे हटकर खिड़की से लगकर खड़े होने का यत्न किया, परंतु भीतर की रोशनी से आंगन में छनती खिड़की के सीखचों की छाया और उससे लगा खड़ा मैं। लौटने के सिवाय मेरे पास कोई विकल्प न था। एक झलक में जितना देख गया वो था कप्पी के चेहरे पर असाधारण स्निग्ध दीप्त, जो इतनी मुखर थी कि झट पकड़ में आ गई। मैं उल्टे पांव लौट गया, सो नहीं सका। मुझे लगा कप्पी क्रूर है, स्वार्थी है, सुम्मी पर अत्याचार कर रहा है। उसे क्या अधिकार है अपनी माँ के लिए सुम्मी को जगह जगह कर रखने का? वो स्वयं ये चाकरी क्यों नहीं करता? मैं चाहता हूँ सुम्मी को जगा कर ले आऊँ और कप्पी की उस तल्लीन दीप्त भाव मुद्रा को छिन्न भिन्न करके उसे उसी कुर्सी पर स्थापित कराऊं, परंतु उस देरी को लांघने की शक्ति मुझ में नहीं थी। ये कोई दूसरा ही संसार है। वहाँ कुछ भी ऐसा मूर्त नहीं है जिसे जाकर मैं पकड़ लूँ और कहूँ कि मैं इसे चाहता हूँ, इसे नहीं। ये वांछित है, ये अवांछित। वहाँ जो कुछ है मेरी पहुँच और मेरे द्वारा पहुँचाई हुई बाधा से परे है। सोच सोने नहीं देती। अपनी सारी अंतः इंद्रियों को एकाग्र करके मैं सुम्मी के आने की आहट को पहचानने में लगा हूँ कि कब वो अपने कमरे में आती है और कप्पी उसकी जगह लेता है। कोई नहीं आता। बहुत तड़के जाकर देखता हूँ कि कप्पी वहाँ सोने वाले के लिए जो बिस्तर ज़मीन पर लगा कर रखा गया है उस पर न सोकर अपनी माँ के पायताने रजाई में दुबका पड़ा है। उसका मुंह सुम्मी की ओर है और सुम्मी एकदम वैसी की वैसी ही सोई पड़ी है, श्रांत और निश्चल। उसके घुटनों पर एक और कंबल डाल दिया गया है और टेबल लैंप वैसा ही जल रहा है। मेरे कमरे में पहुंचते ही कप्पी पूरी तरह अंगड़ाई लेकर कहता है, अब तेरे 12 बजे हैं। उसका पैर लग जाने से उसकी माँ कराह उठती है। मेरा ध्यान उधर नहीं है। सुम्मी को झंझोड़ कर कहता हूँ, सुम्मी ओ सुम्मी, चल उधर जाकर सो। उसकी मृत्यु के शोक के आघात को समझ सकने से पहले ही उत्तरदायित्व का एक रेला मुझ पर आ गया। मैं एक बड़े बुजुर्ग की तरह व्यस्त हो गया था। शिनाख्त, पंचनामा, पोस्टमार्टम, दाह, मातमपुरसी, सारे सामाजिक एवं व्यक्तिगत अनुष्ठान। कप्पी कप्पी के क्रंदन से जब मन भर रहा था तो पंचनामे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु रिपोर्ट पर कपिल देव नाम लिखाते समय एक चौंकाने वाला परायापन महसूस होता रहा था। एक अभिशप्त तरीके से लगता था कि ये परायापन हमेशा के लिए गले आ लगा है। व्यस्तता से ऊब भी थी, परंतु व्यस्तता से उबरने से डर भी लगता था। कप्पी की माँ से उसी दिन कहा था, मौसी वहाँ चलो, यहाँ क्या करोगी रहकर, हमारे पास आकर रहो। झुर्रियों को भिगोते आंसुओं के हिचकोले में डूबती कप्पी की माँ यही कहती रही, अभी तो वो कहीं नहीं गया है, यहीं है मेरा कप्पी, किसी दिन वो अचानक चला आएगा। 13 दिन तक दिए की अकंप लौ में कप्पी के सहज प्रकट होने की आशा को संभाले जब थक गई उसकी माँ तो टूटने लगी। मेरे आग्रह के चलते उनका वहाँ जमे रहने का दुराग्रह भी नर्म पड़ने लगा। माँ के लिए वहाँ रोज़ जा सकना कठिन था। मेरे आग्रह से वे कुछ दिन को हमारे घर आ जाने को तैयार हो गईं। सुम्मी को मैंने आज कई दिनों बाद पहली बार ठीक से देखा। शमशान का सा सन्नाटा मुख पर लिखा, रूखे बाल, सूखी आंखें, जलविहीन ताल में निष्प्राण अटक जाने वाली मछलियों की सी पुतलियाँ। उसकी त्वचा एकदम पीत वर्ण दिख रही थी। वो पीढ़े पर बैठी शायद अपना कुर्ता ठीक कर रही थी। मैं थक कर आया था, पलंग पर लेट गया। मन फिर भटकने लगा। बोला, सुम्मी
मौसी कल सुबह आ जाएगी। बहुत मनाना पड़ा, किसी तरह मानती नहीं थी। कहती थी वो किसी भी रोज़ यहाँ आ जाएगा, मुझे छोड़कर उसे वहाँ भी चैन नहीं मिलेगा। बेचारी का बुढ़ापा बिगड़ गया। उस बेचारे ने भी अभी देखा ही क्या था। सुम्मी बिल्कुल मौन रही। कितना अजीब लगेगा ना सुम्मी, कप्पी अब कभी नहीं आएगा। मुझे तो अभी से ही बहुत अकेला अकेला लगता है। वो साला सब बातों में आगे निकल गया। सुम्मी फिर भी मौन रही। तुझे मालूम है वो साला सेठ भी आया था, कहता था क्या हीरा आदमी था, मैं उससे प्रमोशन देने वाला था। सुम्मी तुझे मालूम है पोस्टमार्टम कैसे होता है? मेरे तो सोच कर ही रोए खड़े हो जाते हैं। बीमा ही होता तो कप्पी की माँ को कुछ मिल जाता, यूँ उन्हें करना भी क्या, बेचारी 4 दिन यहीं काट लेंगी। सुन सुम्मी, मैं लेटे से थोड़ा उठाया था। माँ को कैसी लगी मौसी के यहाँ आने की बात, कुछ कहती थी क्या? मुझे नहीं मालूम, कहकर सुम्मी उठी और अपना सिलाई का सामान बटोरने लगी। बोली, कुछ चाहिए कि बत्ती बंद कर दूँ? मुझे विचित्र तरह से लगा कि मैं अभी तक अकेले बात कर रहा था। सुम्मी इस दुख में मेरे साथ जोड़ने या उसे बांटने से पूरी तरह इनकार कर रही है। कप्पी की मृत्यु का आघात उस क्षण पहली बार मुझे पूरी तरह लगा। थोड़ा पानी रख देना, मैंने उसे किसी प्रत्याशा से ही कहा। पास रखा शॉल ओढ़कर वो बाहर गई। पानी का गिलास लाकर कटोरी से ढककर मेरे सिरहाने रख दिया। और कुछ नहीं। मेरी आवाज़ एक दम तोड़ रुलाहट में टूट गई। कप्पी की माँ की बाहों में उसी सुम्मी को कटे हुए पेड़ की तरह गिरते और कलेजा फाड़ कर रोते हुए मैंने दूसरी सुबह देखा। अभी आप सुन रहे थे राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानी अमूर्त कुछ। आपको कहानी कैसी लगी मुझे अपने विचारों से अवगत कराइएगा। कल मिलेंगे फिर किसी अन्य कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।